हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको इंडियन इकोनॉमी जो आपके पास जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपकी बुक है, ठीक है, उसमें मैं चैप्टर नंबर 1 का सिर्फ 1 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी काफ़ी आने वाले हैं और आपको पता होना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं 25 में आपको इसमें क्या कराने वाला, 25 में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको उठ के आ जाता है तो आप आसानी से उसको हैंडल कर लोगे। मैं ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, याद रखना। देखो चैप्टर नंबर 1 हो गया, ऐसे चैप्टर नंबर 2 फिर 3 4 सबके 1 मार्क्स के क्वेश्चन डाल दूंगा, डन। तो आपको वहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेने हैं, क्लियर है, ठीक है। अभी हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने 25 क्वेश्चन बनाए हैं, फटाफट से देख लो और वीडियो प्लीज पूरी देखना, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए आगे जाकर के जो कि आपको पता ना हो। देखो सबसे पहले रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1853। क्या लिखा हुआ है, 1853। बट कुछ बच्चे जो पुरानी बुकें यूज कर रहे हैं तो वो ध्यान रखना है यहाँ पे, जो पुराने बच्चे जो पुराने जो यूज करने बुकें उसमें कहीं के ना उठपटांग से 1820 ऐसे कुछ भी आंसर दिए हुए हैं और उनको वो सही बताया गया, क्योंकि वहां पे कोई 1853 जैसा था नहीं, तो जो नजदीक पड़ा उन्होंने जो जहां मर्जी वहां सही कर दिया है। बट आप याद रखोगे 1853, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या था, तो हमारा था 218 पर 1000, यानी 218 पर 1000, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है आयरन स्टील इंडस्ट्री बेगन, यानी कब शुरू हुई थी, तो आपकी 20th सेंचुरी यानी हमारी जो 20th सेंचुरी थी उसमें ये इशू हुई थी, ठीक है, सॉरी स्टार्ट हुई थी। आगे इन हाउ मैनी सेक्टर इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया डिवाइड, यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, तो 3 सेक्टर है इसमें हमारे, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो होता है हमारा, जो थर्ड सेक्टर होता है उसका अनदर नेम क्या है, तो हमारा टर्सरी सेक्टर ही होता है। देखो सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं, प्लीज इसको नाम याद रख लो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टेरिटरी लिख करके आते हैं, ठीक है बेटा, टेरिटरी मतलब बाउंड्री होता है, ठीक है, वो टेरिटरी नहीं है, टर्सरी सेक्टर है। क्या है, टर्सरी सेक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमारे कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए, 1 2 3 4 5 क्लियर हो गए। छठे पे आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब इंडिपेंडेंस यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या आती है, तो देखो 32 ईयर्स आपका आंसर होना चाहिए। बट जो एनसीईआरटी या फिर संदीप गर्ग यूज कर रहे हैं शायद वहां पे 44 ईयर्स लिखा हुआ है, तो मैंने वो भी लिख दिया है 32 ईयर्स 44 ईयर्स। अब अगर मान के चलो पेपर में आपका आ रखा है 44 ईयर्स 48 ईयर्स 50 ईयर्स और 52 ईयर्स, तो सबसे जो आंसर है वो कौन सा, 44 हमारा आंसर है। बट अगर क्वेश्चन में 32 दिया है, 35 दिया है, 39 दिया है, 42 दिया है, तो हम कहाँ जाएंगे, 32 पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा 32 हमारा जो है कई सारे बुकों में आपको 32 मिलेगा, क्लियर है। तो 44 और 32 दोनों ही सही आंसर है। ये एनसीईआरटी और संदीप गर्ग के हिसाब से आंसर बता दिया मैंने आपको, ये बाकी बुक के हिसाब से 32 आपको दिया हुआ है, ठीक है। बट आपको ये याद रखना चाहिए 32 ईयर्स। और जो इस टाइम पे यानी टुडे यानी आज के टाइम पे क्या चल रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, तो जो हमारा जो है ना ये हमारा चल रहा है 68 ईयर्स, ठीक है ना। बट कहीं कहीं 69 लिखा है या 69.7 लिखा है, ऐसा समथिंग लिखा है, तो चल जाएगा 68 69 69.7, ठीक है। तो इस टाइप का रेट आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी ग्रोथ रेट क्या थी, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सिर्फ 0.5 यानी 0.5% जो है ये ग्रोथ रेट थी उस टाइम पे। आगे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो आया था वो 1881 में आया था, ठीक है, ये आपको सबको पता होता है। फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश्ड कहाँ हुई थी, वो जमशेदपुर में हुई थी। बच्चे कहाँ हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स कॉल्ड, यानी जो इंपोर्ट्स पे जो टैक्स और ड्यूटी लगता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको टैरिफ बोला जाता है। बच्चे क्या बोला जाता है, टैरिफ बोला जाता है। मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ऑक्यूपेशन में अगर हम ध्यान देंगे तो मेजर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कहाँ लगी हुई थी, तो वो हमारा जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी थी। कहाँ लगी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। उसके बाद व्हेन डिड द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिगिन इन इंडिया, वो कब स्टार्ट हो गया था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें क्या हो, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक लेके जाते थे, तो वो सीधा सीधा ब्रिटिश रूल से ही स्टार्ट हो गया था हमारा। कहाँ से स्टार्ट हो गया था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया था, क्लियर हो गया। विच इंडस्ट्रीज वर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग द
पार्टीशन ऑफ इंडिया, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी या कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जिन पे विपरीत क्या पड़ा, अफेक्ट पड़ा, ठीक है, वो कौन कौन सी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और हमारी जूट इंडस्ट्री थी, ठीक है ना। तो ये हमारी दो इंडस्ट्री ऐसी थी जिसके ऊपर क्या है, एक एकदम विपरीत तरीके का जो एक हवा का झोंका पड़ गया था, विपरीत परिणाम आ गए थे, वो हमारी टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री थी। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ सूएज कैनल, ठीक है, तो पहले यहाँ पे याद रखना कि ये ओपन कब हुआ था, ये ओपन हुआ था आपका 1869 में, सूएज कैनल कब ओपन हुआ था, 1869 में हुआ था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विच ड्रास्टिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, यानी गुड्स के जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी तो उसकी पहले कॉस्ट बहुत आती थी, बट जब ये सूएज कैनल बना 1869 में तो उसने रिड्यूस कर दी थी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बिटवीन किसके, ब्रिटेन एंड इंडिया, किसका, ठीक है, ब्रिटेन एंड इंडिया। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गए सारे, ये कितने हमने पॉइंट्स पढ़े हमने यहाँ पे, हमने सिर्फ 14 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। बाकी मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा पेज देखिए, द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वॉज लेस देन 2%, वो 2% से कम थी। जो रेड वाले हैं आपको याद रखना है कि रेट क्या था, 2% से कम था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी पहले जो 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था वहां पे जो हमारा जो कंट्री की ग्रोथ थी एग्रीगेट रियल आउटपुट की, वो कितनी थी, 2% से भी कम थी। क्लियर है। द इंडियन इकोनॉमी वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी क्या थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन मतलब होता है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग काम पे लगे हुए थे, तो एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी थी। एग्रीगेरियन को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आपको लिखना है, द इंडियन इकोनॉमी वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है, ठीक है। देन डैश ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज द बर्डन ऑफ रेवेन्यू ऑफ फार्मर, तो किसने जो है बर्डन को इंक्रीज कर दिया था, तो वो हमारा है कॉमर्शलाइजेशन। क्या चीज है, कॉमर्शलाइजेशन, यानी अपने आउटपुट को मार्केट तक लेके आना। ध्यान से याद रखना एक चीज को, द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब स्टार्ट हुई थी, 1921। याद रखना, कई बार पेपर में आता है, बच्चे यही तो याद रखते हैं कि 1921 से सेकंड वो क्या नाम है एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया था, ये तो आप पढ़ लेते हो, बट ये भी याद रखना सेकंड स्टेज थी। कई बार वो बोलते कि आप वहां से थर्ड स्टेज हुई थी, तो बच्चे तब देखते हैं 1921, अबे 1921 नहीं, वो सेकंड स्टेज के लिए है। यानी सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हुआ था वो कब हुआ था, बिगिन 1921 में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, ऑफर्स अ ग्लिम्प्स ऑफ किसमें, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पे कहना क्या चाहता है इसने, आपने देखा होगा वर्किंग पॉपुलेशन को, अगर आपने ध्यान से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा, तो वहां पे लिखा होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन का इतना परसेंटेज एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, वर्किंग पॉपुलेशन का इतना परसेंटेज कहाँ लगा हुआ है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा हुआ था, और वर्किंग पॉपुलेशन का इतना परसेंटेज यानी जो हमारे वहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो कहाँ लगा हुआ है हमारा, वो सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड बोला था ये वर्किंग पॉपुलेशन में डिवाइड किया था सर्विस सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था, वो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में हुआ था बच्चा, बाकी कहीं नहीं था, ना फॉरेन ट्रेड को बोला गया था ना कहीं, सिर्फ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर आपको ध्यान हो, मैंने भी थोड़ी देर पहले इस वाले में भी बताया था कि आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये रहा, देखो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को कितने पार्ट में तोड़ा गया था, 3, ठीक है, तो 3 पार्ट में तोड़ा गया था। तो डिफरेंट सेक्टर्स में इसी को तोड़ा गया था। आगे, इंडिया वाज अ प्रॉस्परस एंड वेल्थी इकोनॉमी प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, यानी ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वेल्थी थी, समृद्ध थी। तो हमने बोला हाँ बिल्कुल थी, ठीक है, हम एग्रीकल्चर पे जरूर डिपेंड थे बट हम सही थे। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में देखो एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हुए थे, 72.7% लगे हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे कितने थे, 10.1 यानी 10.1%। बुक में कितना दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है, मैंने आपको रेट बता दिया सामने सामने। सर्विस सेक्टर में कितना है, 17.2 यानी 17.2% जो है सर्विस सेक्टर में लगे हुए थे। क्लियर है। तो ये वर्किंग पॉपुलेशन जो आपका 100% जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये इस तरह से लगी हुई थी, 72.7%, 10.1% और 17.2% जो थे वो ऐसी ऐसी जगह पे लगे हुए थे। देन लिटरेसी रेट की अगर बात करूं, इंडिपेंडेंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं रेट तो कितना था, लेस देन 16%, यानी ओवरऑल अगर बात करूं तो 16% से भी कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। और फीमेल का बात करो तो वो 7% से भी डाउन थे,
ठीक है ना। 7% से भी कम ऐसे थे टोटल फीमेल्स का परसेंटेज जो कि पढ़े लिखे थे, डन। जबकि 2011 में ये ओवरऑल जो है लेवल जो बढ़ करके कितना हो गया था, 74.04% हो गया था, क्लियर है। बर्थ एंड डेथ रेट की अगर हम बात करूं तो ये दोनों भी बहुत ज्यादा हाई थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। यानी जो हमारा जो बर्थ रेट था वो कितना था, 48 पर थाउजेंड, और डेथ रेट क्या था हमारा, 40 पर थाउजेंड, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को क्या कहते हैं, 1921 कहते हैं। और लास्ट हमारे पास है मुस्लिम, ठीक है, जिसे बहुत सारे बच्चे ना मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं, बच्चे मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है ये, ठीक है। तो मुस्लिम क्या होता है, मुस्लिम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक्स, ठीक है। ये एक ऐसा कपड़े की बात कर रहा है दैट आर अवेलेबल टुडे, जो आज के टाइम पे अवेलेबल है। ओके, इट इज द सॉफ्टेस्ट एंड प्योरेस्ट फैब्रिक, ठीक है ना, ये आपका सॉफ्टेस्ट और क्या होता है, प्योरेस्ट फैब्रिक होता है अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। सबसे अच्छा जिससे बोलते हैं ना कपड़े है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है, वो आपका मुस्लिम कपड़ा है, ठीक है। कौन सा है, मुस्लिम। इट वॉज ओरिजिनेटेड ईयर्स अगो, ये बहुत टाइम पहले ओरिजिनेट कर दिया गया था। एंड दिस फैब्रिक गॉट द नेम, और इसका नाम क्या रख दिया गया था, फ्रॉम अ ब्रिटिश इंडियन पोर्ट, यानी किसी ब्रिटिश इंडियन पोर्ट ने इसका नाम रखा था, उसका नाम रखा था माइसोलोस, ठीक है ना, माइसोलोस, MAISOLOS। प्लीज इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार अपनी बुक में देख लेना, ठीक है, MAISOLOS, ठीक है, माइसोलोस, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा कुछ है वर्ड, ठीक है। तो ये इसका एक नाम बता दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम, अगर देखो इतना तो नहीं पूछेगा बट इतना जरूर पूछ सकता है, मुस्लिम क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा फैब्रिक की बात, बेस्ट फैब्रिक की बात कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्टेस्ट होता है, प्योरेस्ट फैब्रिक था अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। ये बहुत पहले ही कर दिया गया था, ठीक है, ओरिजिनेट हो गया था, इट वाज ओरिजिनेटेड years ago and this fabric got the name from a British Indian port known as Mysolos, डन। तो ये आपके 25 क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग शायद ये 25 क्वेश्चन ही थे, ठीक है, ये आपके खत्म होते हैं, डन। ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं कुछ एक आध दिन में मैं सेकंड पार्ट के लिए आऊंगा उसकी तैयारी करके, डन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना ना भूलें।